All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Where you play hard? No rush, go and move down. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you got a deal right now. तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया मेधा। अरे लेकिन ये जो काम करने का तरीका है ना, इसे बदल ले। 18 घंटे काम करेगी तो कल को बच्चा कैसे संभालेगी? तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ माँ, जो बच्चे और परिवार में फंस जाऊँ। मैं तो जिंदगी खुल कर जीऊंगी। सब कहने की बात होती है बेटा, अपने बच्चे का सुख हर कोई चाहता है। वक्त बीतता है और मेधा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों में ही मेधा एक सुंदर से बेटे की माँ बन जाती है। अरे यार, मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो रही है, क्या करे? माँ भी नहीं आ सकती, कैसे मैनेज करूँ? ऐसा करते हैं, इसके लिए एक केयर टेकर रख लेते हैं, वो देखा करेगी इसे। मेधा को पति की बात जंच जाती है और वो केयर टेकर की तलाश शुरू कर देती है। एक दिन उन लोगों के घर एक महिला आती है जो दिखने में पढ़ी लिखी लगती है। जी, क्या काम है आपको? मैम, मेरा नाम स्नेहा है। आपका एड देखा केयर टेकर का, क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप तो अच्छे घर की लगती हैं, फिर नौकरी क्यों? दरअसल मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती और माता पिता भी नहीं है इस दुनिया में। तो अरे कोई बात नहीं, तुम लक्ष्य को ही अपना बच्चा समझो और यहीं रहना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। नेहा खुशी खुशी लक्ष्य को संभालने लगती है। रात को जब मेधा घर पर आती है, अरे क्या बात है स्नेहा, तुमने खाना नहीं खाया क्या? अरे दीदी, आपका बेटा टाइम दे तब ना। अरे तो जब वो सोता है तब खा लिया करो। तब तो मैं इसके पास ही बैठी रहती हूँ। कोई मच्छर या कीड़ा काट ले लक्ष्य को तो अब आप पकड़ो, मैं खाना खा लेती हूँ। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही है ये लक्ष्य का। मेधा, इतना तो शायद तुम भी ध्यान नहीं देती। मेधा को पति की बात बुरी तो लगती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे स्नेहा मेधा और उसके पति के साथ बाहर भी जाने लगी। सुनो, स्नेहा को भी बाजार ले चलते हैं, वो क्या है ना, लक्ष्य को देख लेगी जब तक मैं शॉपिंग कर लूंगी। हाँ चलो, वैसे मैं चाह रहा था कि लक्ष्य को लेकर हम दोनों ही चलते। क्या यार, तुम तो फ्री में इमोशनल हो जाते हो, कितना देख लेंगे हम दोनों मिलकर, ले चलो उसे। कार से निकलकर मेधा और लक्ष्य रोड क्रॉस कर रहे थे कि सामने से कार आ जाती है। मेधा का ध्यान नहीं होता, लेकिन स्नेहा तुरंत लक्ष्य को मेधा से छीन लेती है। मेधा गिर जाती है और कार मेधा को छूकर निकलती है, जिससे मेधा को खून आ जाता है। पति मेधा को हाथ देकर उठाता है। स्नेहा लक्ष्य को लेकर गले लगाई रहती है। थैंक्स स्नेहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि कार आ रही है। स्नेहा का गुस्सा मालकिन पर टूट पड़ता है। अरे कैसी माँ है आप, अगर आज कुछ लक्ष्य को हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। छोटा सा बच्चा है, उसे चोट लगती है तो पता है कितनी तकलीफ होती है। पति भी स्नेहा को देखने लगता है कि उसे क्या हो गया। मेधा को स्नेहा पर काफी गुस्सा आ जाता है। घर आकर कहती है, देखो स्नेहा, माना तुम लक्ष्य को बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं कभी जानबूझकर उसके साथ बुरा नहीं कर सकती, समझी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं लक्ष्य को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुकी हूँ। मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा ना हो। मेधा का मन स्नेहा से अब हटने लगा था। एक शाम मेधा ऑफिस से घर आती है कि लक्ष्य उसे दिखाई नहीं देता और ना ही स्नेहा। वो स्नेहा के कमरे में जाती है जहाँ दोनों सो रहे होते हैं। अरे स्नेहा, लक्ष्य को आज इस कमरे में क्यों सुला दिया? दीदी, मुझे नींद आ रही थी, ऐसे में उसे कमरे में अकेले लिटाना मुझे ठीक नहीं लगा। मेधा बच्चा उठाने लगती है कि स्नेहा टोक देती है। रहने दीजिए ना दीदी, सो रहा है, फालतू में नींद खराब हो जाएगी। मेधा को गुस्सा आ जाता है और वो बच्चा उठाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मेधा स्नेहा को बुलाती है, साथ में एक और लड़की खड़ी होती है। स्नेहा, अब तुम अपना कुछ और देख लो, हम लोगों को नई केयर टेकर मिल गई है, तुम इस हफ्ते घर छोड़ देना। स्नेहा का मन लक्ष्य को छोड़ने का नहीं करता, लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है ना। स्नेहा घर से चली जाती है। धीरे धीरे महीने और साल बीतते जाते हैं और लक्ष्य एक नौजवान लड़का हो जाता है। लक्ष्य, आज मुझे मंदिर जाना है, ले चलोगे? ठीक है माँ, एक काम करके अभी वापस आता हूँ, तब तक आप और पापा दोनों तैयार हो जाइए। दोनों तैयार होकर बैठ जाते हैं, लेकिन लक्ष्य काफी देर तक नहीं आता। अरे मेधा, फोन तो करो लक्ष्य को, देखो क्या हो गया उसे। मेधा फोन करती है तो पता चलता है कि लक्ष्य का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी अस्पताल में है। जल्दी चलिए, पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा। अरे चिंता ना करो, सब ठीक होगा, मैं अभी कार निकालता हूँ। दोनों मियाँ बीवी अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि लक्ष्य बिस्तर पर पड़ा होता है। एक महिला इन्हें यहाँ लेकर आई है, वो वहाँ बैठी है, लेकिन फिलहाल तो आप लोगों को इनके लिए किडनी का प्रबंध करना होगा।
एक्सीडेंट में इसकी किडनी डैमेज हो गई है। मेरी ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, आप माँ हैं, आपकी नहीं ले सकते, पिता की भी नहीं। आप किसी रिलेटिव या दोस्त से पता कर लें और हाँ थोड़ा जल्दी करें क्योंकि देर होने से मामला बिगड़ सकता है। मेधा बैठकर रोने लगती है कि वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। जिस औरत ने आपके बेटे को यहाँ भर्ती कराया था वो अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती है। कौन है वो, कहाँ है वो? तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है। स्नेहा तुम? मैं लक्ष्य को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन आप लोगों को देखकर समझ गई कि ये लक्ष्य है, इसलिए वापस आ गई। मैं अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती हूँ। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं, लेकिन लक्ष्य में मैंने हमेशा अपना बच्चा देखा। तुम धन्य हो स्नेहा, जो इतने साल में भी लक्ष्य को भूल नहीं पाई। सही मामले में तो वो तुम्हारा ही बच्चा होगा, क्योंकि जन्म भले ही मैंने दिया हो, लेकिन आज तुम उसकी जिंदगी बचा रही हो। एक शाम प्राची टीवी पर सीरियल देख रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आती है। अरे सीरियल में तो ऐसे मग्न है जैसे आज रात का खाना पड़ोसी आकर बनाएंगे। मुझे पता ही नहीं था आपने अपने बेटे की शादी पड़ोस में भी की हुई है। हैं? मतलब? मतलब इस घर में सारा काम बहू ही करती है, आप तो सिर्फ खर्राटे मारती हैं। अच्छा जी, फिलहाल तो तुम आराम फरमा रही हो, चलो जाओ, ये मेरे टीवी देखने का समय है। आहा, इसीलिए मुझे भगाया जा रहा है। सॉरी, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्राची की इस बात पर दोनों सास बहू के बीच टीवी रिमोट के पीछे बच्चों जैसे छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसके बीच श्लोक भी काम से घर वापस आ जाता है। हाँ, आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे तेरे बीवी मुझे टीवी ही नहीं देखने दे रही। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे वाह, ऐसे बेतुके रीजन पर तो बच्चे भी झगड़ा नहीं करते। अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत दूध की धूली है ना। अरे बस, दोनों चुप। प्राची जाओ, खाने की तैयारी करो। और माँ तुम छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूं, शांति से अपना सीरियल देखो, मुझे दोबारा लड़ने की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा बोलकर श्लोक वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे प्राची भी कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। हाँ हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस मुझ पर ही हुक्म चलता है, खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात को श्लोक और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फिक्र नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूखी रहूं। प्राची कुछ देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहां दूध का भरा ग्लास देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है। प्राची दूध पीकर सोने चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये तुमने ही किया है। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रह ही नहीं सकता, इसीलिए अब पड़ोसी क्या रिश्तेदार भी घर आने से कतराते हैं। और सुन बेटे, तू भी चंगा, तेरी माँ भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी, रिश्तेदार। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधर ही शक्तिमान है, रिश्तेदार ही। हाँ हाँ, बस समझ गया। कभी जानवरों जैसे लड़ेंगी तो कभी जुगलबंदी करेंगी। भाई मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। सास बहू की इस मनमौजी जोड़ी से परेशान होकर श्लोक अपना सिर खुजलाता वहां से चला जाता है। चलो अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहां नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है, जिसके कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है। ओ मोरी मैया, मैं सिलेंडर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी।
घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा 4 बात सुनाएंगे। प्राची ये सोच ही रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है जिन्हें वो सिलेंडर वाले को दे देती है। ये सब श्लोक देख लेता है। अच्छा बेटे, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने मैं तेरी दुश्मन और पीठ पीछे तेरी मेरी यारी। इस पर श्लोक एक प्लान बनाता है और शाम को सब एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है। माँ, तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राची को उसके घर छोड़ाऊं। इससे वो भी खुश रहेगी और तुम भी। अचानक श्लोक की ये बात सुनकर सास बहू शौक से उसकी तरफ देखती हैं। अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुमने बोला नहीं पर मैंने सुन लिया। तुम्हें मम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है। अरे वो अरे, जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं, और अब जो इसने बोला ही नहीं वो तू समझ गया। जब उसे नहीं जाना तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अच्छा, फिर आपको मौसी के घर छोड़ाता हूँ। बस अब आप दोनों एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और नहीं झेल सकता। है? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखती है और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो, और कैसे वो पहले ही तुम्हारी दिक्कत समझकर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है। अरे भाई, इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तू हमें टॉम एंड जेरी बोलता है ना, तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते थे, लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी अगर सास बहू में तू मैं नहीं होती तो दुनिया वालों को कहानियां कैसे मिलेंगी?